61 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्थालंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रेक्ष, अनुप्रास या श्लेष। तो 20 है उत्प्रेक्षा जो है ये अर्थालंकार है। दिए गए विकल्पों में उत्प्रेक्षा अर्थालंकार है, अन्य सभी शब्दालंकार। जब शब्द के आधार पर काव्य सौंदर्य बढ़ता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं। अगर देखें शब्दालंकार में तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति ये सभी अलंकार जो है शब्दालंकार में आते हैं। इसी तरह जब अर्थ के आधार पर काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। 62 क्वेश्चन है तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर। तो तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो तुम्हें सौंपता हूँ ये काव्य रचना जो है त्रिलोचन की है। प्रमुख प्रगतिवादी कवि जो है त्रिलोचन शास्त्री का काव्य संग्रह है तुम्हें सौंपता हूँ। इनके अन्य काव्य संग्रह की बात करें तो धरती है, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है, अनकहनी भी कुछ कहनी है। त्रिलोचन जो है हिंदी के सानेट छंद लिखने के लिए प्रसिद्ध है। त्रिलोचन क्या है? हिंदी में सानेट छंद लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो ये त्रिलोचन की रचना है। 63 क्वेश्चन है उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर अलंकार कौन सा होगा? रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर अलंकार कौन सा होगा? तो इसमें सही जवाब क्या है? ये सही है कि उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर अलंकार जो है रूपक होगा। कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। ये सही है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोपण होता है। यमक में किसी शब्द का एकाधिक बार आना और प्रत्येक बार भिन्न अर्थ यमक अलंकार होता है। उपमा में उपमेय और उपमान की तुलना या समानता प्रकट करना उपमा अलंकार। उपमेय और उपमान की तुलना या समानता प्रकट करना उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा, उपमेय और उपमान की संभावना। 64 क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बघेली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो ये नहीं आती, बघेली नहीं आती, ये पूर्वी हिंदी में आती हैं। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो पूर्वी हिंदी में बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी आती है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी आती है। 65 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य है? का, टा और चा और ता। तो इसका सही जवाब सी है, चा जो है वर्ण तालव्य है। अगर का की बात करें तो ये कंठ है, टा मूर्धन्य है, चा तालव्य है और ता जो है दंत्य है। 66 क्वेश्चन है शुद्ध खड़ी बोली के नमूने किस कवि के यहाँ प्राप्त होते हैं? शुद्ध खड़ी बोली के नमूने किस कवि के यहाँ प्राप्त होते हैं? विद्यापति, अमीर खुसरो, स्वयंभू, चंद्रबरदाई। तो सही जवाब अमीर खुसरो की हैं। शुद्ध खड़ी बोली के नमूने पहले पाल अमीर खुसरो के यहाँ प्राप्त होते हैं। अमीर खुसरो जो है आदिकाल में ही खड़ी बोली में पहेलियाँ एवं मुकरियाँ लिख रहे थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: खाली बारी हो गई, पहेलियाँ हो गई, मुकरियाँ हो गई, दो शुकने और गज़ल। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? अमीर खुसरो की। कोश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो एक कोश का मतलब खजाना या शब्द संग्रह होता है, या खजाना या दूरी, शब्द संग्रह या खजाना, दूरी या शब्द संग्रह। तो एक कोश का मतलब खजाना होता है और एक कोश का मतलब क्या होता है? शब्द संग्रह। तो दिए गए युग्मों में एक कोश का मतलब क्या होता है? खजाना, और दूसरे कोश का मतलब क्या होता है? शब्द संग्रह। बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दामिनी, चपला, रमणी या चंचला। तो सी सही है, रमणी जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि दामिनी, चपला, चंचला, दामिनी, चपला, चंचला ये सभी पर्यायवाची जो है बिजली के हैं। बिजली का पर्यायवाची रमणी नहीं, यह स्त्री का पर्यायवाची है रमणी। स्त्री के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो महिला, रमणी, अबला, ललना, नारी, कामनी, कांता, वनिता इत्यादि। बिजली के पर्यायवाची शब्द घनप्रिया, चपला, दामिनी, चंचला, तड़ित, विद्युत इत्यादि जो है बिजली के पर्यायवाची हैं। 69 क्वेश्चन की बात करेंगे देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक रूप हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग बहुत व्यापक है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। मुद्रण की दृष्टि से देवनागरी आसान लिपि है।
तो क्या सही है? तो डी जो है कथन गलत है कि मुद्रण की दृष्टि से देवनागरी आसान लिपि है, यह गलत है। बल्कि इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक रूप हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग बहुत व्यापक है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। दिए गए कथनों में मुद्रण की दृष्टि से देवनागरी आसान लिपि है। देवनागरी लिपि के संदर्भ में गलत कथन है, क्योंकि इसमें वर्णों की संख्या तथा चिन्हों की संख्या अधिक है तथा टंकण के समय अधिक स्मरण और कुंजी समायोजन की क्षमता होने पर ही इसे शुद्ध मुद्रित किया जा सकता है, अन्यथा त्रुटि की संभावना अधिक रहती है। खग का अर्थ नहीं होता तारा, आकाश, पक्षी, बाण। तो खग का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं होता? आकाश जो है खग का अर्थ नहीं होता, बल्कि तारा खग का अर्थ है, पक्षी भी खग का अर्थ, बाण भी खग का अर्थ है। खग जो है अर्थ आकाश नहीं, बल्कि खग का अर्थ आकाश तथा खा का अर्थ जो है आकाश तथा गा का अर्थ क्या है? गमन करना होता है। इस तरह खग शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा आकाश में गमन करने वाला। तारा, पक्षी, बाण, खगोलीय पिंड, ग्रह, नक्षत्र आदि खग के अर्थ होंगे। 71 क्वेश्चन है कि जगती की मुख्य प्यास। जगती की मुख्य प्यास पंक्ति में अलंकार, यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। तो जगती की मुख्य प्यास, ये अलंकार यमक अलंकार है कि जगती की मुख्य प्यास। इस पंक्ति में यमक अलंकार के लक्षण के अनुसार पहले जगती का अर्थ क्या होगा? जग जाना है, तथा दूसरे जगती का अर्थ क्या है? दूसरे जगती का अर्थ है संसार होता है। तो पहले जगती का अर्थ है जग जाना, दूसरे जगती का अर्थ क्या है? संसार होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8, 6, 2, 4। तो 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद। पहला नंबर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक। रचना के आधार पर 3 भेद हैं। पहला नंबर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। 73 क्वेश्चन की बात करेंगे कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य के शिलालेख में मिलता है? महाराष्ट्र के, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस राज्य के शिलालेख में मिलता है? तो गुजरात के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में नागर ब्राह्मणों द्वारा किया गया। इसी आधार पर यह माना जाता है कि देवनागरी का नामकरण जो है नागर ब्राह्मणों के नाम पर किया गया है। 74 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिकारी नहीं? नया, तब, जब, अभी। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो अभिकारी नहीं है? तो नया जो है ये शब्द अभिकारी अव्यय नहीं है, बल्कि यह क्या है? विशेषण पद है। जबकि तब, जब और अभी ये अभिकारी शब्द हैं, बल्कि यह अभिकारी शब्द के अंतर्गत आता है। तब, जब और अभी कालवाचक क्रिया विशेषण है, जो कि अभिकारी अव्यय पद के अंतर्गत आते हैं। 75 नंबर है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध। तो कवयित्री, कवियत्री। तो दिए गए शब्दों में भी सही है। कवयित्री जो है शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, से सभी त्रुटिपूर्ण है। साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं शाब्दी व्यंजना, व्यंजना, लक्षणा, अभिधा। तो साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को कहते हैं डी सही है, अभिधा कहते हैं। अभिधा साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध, और लक्षण जो है अभिधा के अर्थ को बाधित कर अन्य अर्थ का बोध। व्यंजना क्या होता है? अभिधा और व्यंजना दोनों के अर्थ को बाधित कर विशिष्ट अर्थ की प्रतीति कराना व्यंजना का काम है। गौरव का विलोम क्या होगा? अपमान, लघु, लाघव, दुख। तो सी सही है, लाघव जो है गौरव का विलोम है। अपमान का विलोम सम्मान होता है। लघु का गुरु, लाघव का गौरव, दुख का सुख। अपमान का सम्मान, लघु का गुरु, लाघव का गौरव, दुख का सुख। 78 क्वेश्चन है तुम जाओ कैसा अवश्य है वाक्य है? तुम जाओ कैसा वाक्य है? विस्मयवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। तो ये आज्ञावाचक वाक्य है कि तुम जाओ। जिस वाक्य से आज्ञा या आदेश का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तुम जाओ वाक्य के आदेश का बोध हो रहा है, अतः यह आज्ञावाचक वाक्य है। संधि मूलतः कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 3, 6। तो सी सही है, 3 प्रकार की संधि होती हैं। संधि में जुड़ने वाले पहले वर्ण के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला नंबर स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि मूलतः कितने प्रकार? 3 प्रकार की होती है। 80 क्वेश्चन है वाक्यकारी शब्द।
जो किसी संज्ञा के बदले आता है कहलाता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तो ये सर्वनाम कहलाता है। वह विकारी शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, ये वह विकारी शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आता है वह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि शब्द भी कहते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। पहला नंबर मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला नंबर पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। लक्षणा शब्द शक्ति का भेद नहीं। गौणी, रूढ़ा, प्रयोजनवती, शाब्दी। तो शाब्दी जो है लक्षणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है, बल्कि गौणी, रूढ़ा और प्रयोजनवती ये सभी लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। अभिधा के अर्थ को बाधित कर लक्षणा के आधार पर अर्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा के अर्थ को बाधित कर लक्षण के आधार पर अर्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। गौणी, रूढ़ा, प्रयोजनवती, उपादान, लक्षणा इत्यादि इसके भेद है, परंतु शाब्दी जो है लक्षणा का भेद नहीं, बल्कि यह व्यंजना का भेद है। 82 क्वेश्चन है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 342, 342, 343, 344। तो 82 नंबर का क्या सही होगा? सी सही होगा, 343 है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 83 क्वेश्चन है कि खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का। खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ज़्यादा मेहनत करने पर ज़्यादा लाभ होता है। जिसकी मेहनत उसका लाभ के लिए रम करना जरूरी है, आराम करना जरूरी है। या मेहनत किसी की लाभ दूसरे का। तो डी सही है, मेहनत किसी की लाभ दूसरे का। 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 तो खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मेहनत किसी का लाभ दूसरे का, खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मेहनत किसी का और लाभ दूसरे का। 84 क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्यों का कितने वर्गों में बांटा गया? 5, 3, 6, 4। तो 20 है 3 राजभाषा 3 भागों में। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्यों को क्रमशः का वर्ग, खा वर्ग एवं गा वर्ग अर्थात 3 वर्गों में विभक्त किया गया। इनका विवरण इस प्रकार है। क्षेत्र का में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ये सभी आते हैं। क्षेत्र का में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, नागर हवेली। क्षेत्र का में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषी क्षेत्र। पत्र व्यवहार हेतु क्षेत्र का में हिंदी, क्षेत्र का में और द्विभाषिक और क्षेत्रगा में अंग्रेजी भाषा के नीति का पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो डी सही है, आनंद मंगल होना। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है आनंद मंगल का होना। शेष अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरे इस प्रकार हैं। मूर्ख होना मतलब काठ का उल्लू होना। नुकसान करना मतलब गुण गोबर करना। और अपमान करना का मतलब इज्जत उतारना। तो ये अपमान करना का मतलब है। ठीक है, कोई बात